गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म, जहां हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन के साथ। यस, वी आर स्टार्टिंग विद द सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर। आज हम लोग कर रहे हैं सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, जहां पे हम लोग 2018 के जो 2019 में पेपर हुए थे उनका हम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। इंडिया स्टडीज के प्लेलिस्ट पे वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 18 का हो चुका है, तो अब हम लोग देख रहे हैं 17 के, क्योंकि 17 का पेपर कंपैरेटिवली टफ था, तो 17 करना इस बार हमें बहुत जरूरी, क्योंकि 18 का पेपर इजी आ चुका है। तो अब हमें इजी पे नहीं जाना चाहिए, अब हमें टफ पे, क्वेश्चन पैटर्न्स पे बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि 18 का पेपर कंपैरेटिवली टफ था और उसने सबको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करवा दिया कि इट इज बेटर टू डू एसएससी, है ना। तो यहाँ पे अभी कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 21 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, तो अब हमारे पास कंपटीशन बहुत बड़ा है और बहुत बड़े नंबर पे स्टूडेंट्स इसको फेस करने वाले, तो डेफिनेटली एसएससी इज गोइंग टू मेक इट हार्डर। ठीक है, हार्ड बनाने वाली होगी एसएससी इसको। तो हमें 17 के पेपर को बिल्कुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि लेवल वही होगा जो 17 के पेपर था, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 17 के पेपर का एनालिसिस। से पहले मैं बताऊं कि कुछ पेपर्स हैं 17 के जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वी आर डूइंग August 8 2017 थर्ड शिफ्ट। आज हम लोग थर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ऑलरेडी डन हो चुका है, पहले से ही हो चुका है, तो थर्ड शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और थर्ड शिफ्ट में क्या है वो हम लोग अभी देख लेंगे। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे पेपर्स जितने, जैसे अगर आपने फर्स्ट और सेकंड मिस कर दिया और अगर आप करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। हमारी जो ग्रामर क्लास लगती है, क्योंकि यहाँ पे मैं कंसेप्ट समझाऊंगी और कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिलेटेड है उनसे जो हमारे क्लासेस में होते हैं, तो क्लासेस को भी लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रामर क्लास का जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए चल रही है मॉर्निंग में। वोकैबुलरी जो हम लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को फोकस करके चल रहे हैं वो भी मॉर्निंग में अवेलेबल है, वो भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में उसका लिंक अवेलेबल है। तो पूरा सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, राइट। तो आप लोग देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा आज का सेशन जो है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कॉमन एरर से स्टार्ट हो रहा है। वी हैव टू फाइंड एन एरर। अगर एरर नहीं है तो आप नो एरर का जो ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ कॉमन पैटर्न ऑफ कॉमन एरर। माय एल्डर सन, कोई पर्सन है वो बता रहा है कि उनका जो एल्डर सन है वो डील विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मैनेज करना मतलब अपनी जिंदगी चलाना। वो अपनी जिंदगी मतलब उनका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, स्पेयर पार्ट्स में डील करना, स्पेयर पार्ट में डील करना उनके इनकम का सोर्स है। अगर हम लोग इसको ग्रामेटिकली पूरा एनालिसिस करें सेंटेंस को, तो माई एल्डर सन ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन पार्ट क्या है, नाउन है, मेन है ना। और एल्डर क्या है, एल्डर इसका एडजेक्टिव है। माई भी इसका एडजेक्टिव है। माई जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, आर हो गया, देयर हो गया, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और ये सब नाउन के पहले आ सकते हैं। और अगर आपको नाउन फाइंड आउट करना है क्या ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है या नहीं, कोई भी वर्ड हो, XYZ एक्सप्रेशन हो, सेटिस्फेक्शन हो या सेटिस्फाई हो, आपको क्या लगाना है, सिर्फ आप माई लगा के देखिए। अगर सेटिस्फेक्शन और माई दोनों एक साथ सेट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगर इस सेटिस्फेक्शन की जगह मैंने सेटिस्फाई लिख दिया और आपको देखना है कि क्या सेटिस्फाई नाउन है और माई सेटिस्फाई नहीं सेट हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये नाउन नहीं है। तो कोई भी XYZ कोई सी भी वर्ड हो वर्ल्ड का, अगर आपने कोई वर्ल्ड का ऐसा वर्ड लिख दिया हो, जैसे कि देखिए थोड़ा सा टफ जाएगा, सुपर कैलिफ्रेजाइलिस्टिक। मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम लोगों को सिर्फ पता करना हो कि यार ये वर्ड है कि नहीं नाउन। सुपर कैलिफ्रेजाइलिस्टिक एक्सपेलिडोशियस सबसे बड़ा वर्ड है, इसमें अगर मैंने माय लगा दिया तो माय सुपर कैलिफ्रेजाइलिस्टिक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माय सुपर्ब, इसका सेंस होता है सुपर्ब, माय सुपर्ब, तो माय सुपर्ब गलत हो जाएगा। इसी तरीके से माय ब्यूटी सही है, माय ब्यूटीफुल गलत हो जाएगा, तो क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, नाउन नहीं है। तो आप किसी भी नाउन वर्ड को ट्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा हम लोग डिवाइड हो गए, थोड़ा सा हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा। तो माय क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। एल्डर क्या है, एडजेक्टिव। डिग्री है, कंपैरिजन डिग्री। माय एल्डर सन, मेरा जो एल्डर सन है वो क्या करता है, डील करता है। कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो अपने साथ प्रपोजिशन ले लेते हैं, तो ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ प्रपोजिशन का पेयर बनाते हैं इनको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द टेंस, जैसे कि यहाँ डील्स विद, डेल्ट भी हो सकता था, डेल्ट विद, है ना, तो पास्ट टेंस हो जाता। फ्रेजल वर्ब है ये, प्रपोजिशन के साथ आता है।
ठीक है, डील करते हैं किसमें, अब डील करते हैं किसमें, विद आ गया, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, नाउन चाहिए एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन चाहिए ही होता है, प्रेपोजिशन सपोर्ट करता है। स्पेयर पार्ट में डील करते हैं एंड करता है, एंड कंजंक्शन है और उसके बाद एक और वर्ब आया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब आया तो सब्जेक्ट गायब है, ये मत सोचना। सब्जेक्ट क्या है, कॉमन होगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, एल्डर सन के बारे में, कॉमन है इसलिए उसको दोबारा से नहीं लाया गया। जो कंजंक्शन होता है उसका क्या काम होता है, अननेसेसरी रिपीटेशन को रोकना। तो यहाँ पे एंड जो है ये अननेसेसरी रिपीटेशन को, क्योंकि कंजंक्शन है एडिशन वाला, कंजंक्शन ऑफ एडिशन, एक इंफॉर्मेशन यहाँ दी है और एक इंफॉर्मेशन यहाँ दी है, तो क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन था इसलिए सब्जेक्ट को यहाँ नहीं लाया गया, ठीक है। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डील्स में भी एस लग गया है और मैनेज में भी एस लग गया, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, राइट। इसी के साथ मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, हिज ब्रेड एंड बटर, उसका ब्रेड एंड बटर मैनेज करता है, मतलब उसकी जिंदगी चलाता है, उसकी इनकम का सोर्स क्या है, डील करना किसमें, स्पेयर पार्ट में। नाउ वी हैव डन विद द पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया अब हम लोगों ने। अब देखिए एरर क्या है, एरर ए पार्ट में दिया है एसएससी ने। अब ए पार्ट में क्यों दिया, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया फ्रेजल वर्ब है। तो डील विद होता है ना, इसका मतलब होता है डील विद समबडी, डील किया जाता है किसी समबडी के साथ, मतलब किसी को हैंडल करना, कोई चीज मैनेज करना, दैट इज डील विद, ठीक है। हैंडल करना या मैनेज करना डील विद होता है। लेकिन अगर किसी ट्रेड को चलाना है, बिजनेस को चलाना है, तो वहां पे क्या आएगा, डील इन आएगा, डील इन, यानी कि टू रन अ बिजनेस, ट्रेड इन, बिजनेस इन, तो वो बिजनेस इन है उसका, ट्रेड इन है, किस में ट्रेड है, स्पेयर पार्ट्स में, उसका बिजनेस क्या है, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे डील विद समबडी जो होता है, डील जो होता है ना विद, वो somebody लेता है अपने साथ, पर यहाँ पे something आ रहा है तो डील इन समथिंग होता है, डील विद समथिंग, somebody माने किसी चीज को हैंडल करना, है ना। यहाँ पे भी समथिंग आ सकता है, किसी चीज को हैंडल करना, किसी पर्सन को हैंडल करना, इस तरीके से। तो डील विद somebody यानी किसी को हैंडल करना, और डील इन यानी बिजनेस करना किसी चीज में, राइट। तो यहाँ पे जो गलती है वो फ्रेजल वर्ब की है। तो यू नो व्हाट, फ्रेजल वर्ब आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एग्जामिनेशन। तो हम लोग वोकैब में एक सेशन इसका भी है, वोकैब बोनांजा में देखिएगा आप इसको, राइट। आइए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की तरह कॉमन एरर है। तो देख लेते हैं। स्नेहा हमारा सब्जेक्ट है, स्नेहा सब्जेक्ट है, नाउन है, तो नाउन हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो सकता है तो सब्जेक्ट है। वॉज है, बी आ गया, वर्ब है, ठीक है, बी है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली, है ना, और बी प्लस थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, ये बी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 है, यानी ये किसका इशारा है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, पैसिव है। देखिए इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि पैसिव है। तो स्नेहा वॉज अक्यूज्ड फॉर, ठीक है, स्नेहा वॉज अक्यूज्ड फॉर, बी प्लस वर्ब थर्ड है, यानी एक्शन स्नेहा ने नहीं किया, स्नेहा पे कराया गया है किसी और ने एक्शन किया, क्योंकि पैसिव में एक्शन सब्जेक्ट नहीं करता, तो एक्शन किसने किया, किसी और ने। स्नेहा वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर, तो स्नेहा को आरोपित किया गया। अक्यूज यानी क्या होता है, अक्यूज यानी आरोप लगाना, ठीक है, और स्नेहा पर आरोप लगाया गया, समझ में आया, किस लिए, मर्डर के लिए, ऑफ हर हस्बैंड, अपने ही हस्बैंड के मर्डर के लिए स्नेहा पर आरोप लगाया गया। यहाँ प्रेपोजिशन है, यहाँ नाउन है, यहाँ प्रेपोजिशन है, यहाँ नाउन है, और हर क्या है हमारा, अभी बताया था मैंने, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि किसी भी नाउन के साथ आ सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे माय होता है वैसे ही हर होता है, ठीक है। पहला लाइन क्लियर हो गया, स्नेहा सब्जेक्ट हो गया, वॉज अक्यूज्ड पूरा क्या है, क्लियर, देख लेते हैं एक बार। वॉज अक्यूज्ड पूरा क्या है, वर्ब है, ठीक है, और अगर हम अक्यूज्ड फॉर देखें तो अक्यूज्ड फॉर क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया यहाँ पे, है ना, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में भी प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है, तो यहाँ पे नाउन है, ये फिर प्रेपोजिशन, ये फिर नाउन आ गया, और ये जो एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए आया है, राइट। फिर आ गया है बट, लेकिन, लेकिन द कोट सब्जेक्ट हो गया, द कोट फाउंड हर, कोर्ट ने पाया किसको, हर, हर कौन है, स्नेहा, उसी को पाया, कोर्ट ने पाया उसको क्या, नॉट गिल्टी, फाउंड हर नॉट गिल्टी, है ना, कोर्ट ने पाया उसको नॉट गिल्टी, दोषी नहीं पाया, एंड अक्विटेड हर, और अक्विट कर दिया यानी क्विट कर दिया उसको, लीव कर दिया उसको, सजा से बरी कर दिया, या फिर उसको निर्दोष साबित कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि वो तो गिल्टी ही नहीं है, इसलिए उसको इस केस से
फ्री कर दिया गया। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट ये है और बट क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट होता है। ऊपर जो बात कही गई है उसी का नीचे क्या होता है, विरोधाभास दिखाया जाता है कि यहाँ पे तो स्नेहा को पे आरोप लगा था उसके हस्बैंड के मर्डर का, बट नीचे वे कोर्ट ने पाया कि वो तो दोषी नहीं है, शी इज नॉट गिल्टी, शी वाज नॉट गिल्टी, कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी, सो कोर्ट अक्विटेड हर। इसलिए देखो यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सीधे वर्ब आया, सब्जेक्ट कहाँ गया, गायब नहीं हुआ, सब्जेक्ट कॉमन था द कोर्ट, इसलिए वापस आ गया, राइट। आइए समझ में आ गया सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं एनालिसिस क्या होगा इसका, क्या इसमें कोई गलती है या सही है। तो देखो गलती क्या है, यहाँ पे भी जो एसएससी है उसने फर्स्ट पार्ट में एरर दिया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है, अक्यूज्ड फॉर। अक्यूज्ड फॉर जो है वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जब आप डिक्शनरी भी चला के देखोगे ना तो अक्यूज एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन लेता है, वो लेता है ऑफ। स्नेहा वॉज अक्यूज्ड ऑफ, और आगे हमें पढ़ना ही नहीं था। अगर ये प्रेपोजिशन की हमने प्रैक्टिस की होती तो हिट एंड रन वाला कॉन्सेप्ट होता, इसको हिट करो ऑफ, अच्छा ये एरर रन माने गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही करना होता अगर हमें ये याद रहता तो सिर्फ है अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, राइट। तो आइए सेकंड क्वेश्चन हो गया, आप चलते हैं थर्ड पे। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड डैश पीसफुली। लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखो पहला क्वेश्चन करा फ्रेजल वर्ब का, दूसरा क्वेश्चन करा फ्रेजल वर्ब का, तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग आ गए हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे। तो गाइस पास्ट अवे है, सबसे पहले पास अवे का मतलब क्या होता है, पास अवे का मतलब होता है डेथ, किसी कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, ही पास्ड अवे, तो यानी कि वो क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई, नाउ ही इज नो मोर, राइट। पास बाय क्या होता है, जैसे ही मैंने बोला माई सिस्टर मैरिज, तो यू पास्ड बाय पास्ट, यू पास्ट बाय पास्ट, इसका मतलब क्या है, यू वेंट इन पास्ट, यानी कि पुरानी बातों के बारे में सोचने लग जाना। पास्ट बाय यानी पुरानी चीजों के बारे में सोचने लग जाना, पुरानी समय में चले जाना, अचानक से नॉस्टैल्जिया हो जाना, तो दैट इज पास बाय। ओके, पास आउट, अगर आप पास आउट हो गए हैं, यू वर इन द एग्जामिनेशन एंड यू वर सो स्ट्रेस्ड दैट यू पास्ड आउट ऑल ऑफ अ सडन, या सडनली यू पास्ड आउट, मतलब क्या होगा इसका, आप पास्ड आउट हो गए यानी कि आप क्या हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, यू वेंट फेंट, आप क्या हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, फेंट हो गए, यानी क्या हो गए, बेहोश हो गए, क्या हो गए, बेहोश हो गए, ठीक है। तो बेहोश हो जाना यानी कि पास्ट आउट हो जाना, तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने टर्म में। इसके अलावा है पास ऑफ हो जाना, पास ऑफ हो जाना यानी कि टू टेक प्लेस, कोई चीज का होना, कोई हैपन होना, किसी चीज का टू टेक प्लेस एंड कंप्लीट, कोई चीज होगा, कोई घटना होगा, कोई इवेंट होगा, इवेंट ही होगा, कोई इवेंट है जो टेक प्लेस करती है यानी कि होता है, एंड कंप्लीट और कंप्लीट हो जाता है, तो कोई चीज है जो हुई और कंप्लीट हो गई। तो यहाँ के सेंस के अकॉर्डिंग मैरिज अनकॉन्शियस नहीं होगी, मैरिज पास्ट में नहीं जाएगी, और डेथ तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा ऑफ, जहाँ पे मैरिज क्या हो गई है, मैरिज टुक प्लेस एंड कंप्लीटेड पीसफुली। हम ऐसे लिख सकते थे ना, माई सिस्टर्स मैरिज टुक प्लेस एंड कंप्लीटेड, और कंप्लीट हो गई, कैसे कंप्लीट हो गई, पीसफुली, कैसे कंप्लीट हो गई, पीसफुली कंप्लीट हो गई, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इस टूक प्लेस एंड कंप्लीटेड में बड़ा सेंटेंस जाता है, इसलिए छोटा करने के लिए पास्ट ऑफ का यूज कर लिया गया। तो फ्रेजल वर्ब का यूज क्यों किया जाता है, थोड़ा सा सेंटेंस को फॉर्मल बनाने के लिए, थोड़ा सा सेंटेंस को थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, और कम वर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ वी हैव डन विद द 3 नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेक्यूटिव, जहाँ हमने पाया कि सारे क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारे फ्रेजल वर्ब पढ़ लेने चाहिए। आइए नेक्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन, जहां फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल में डिफरेंस मिलता है। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, अनकाउंटेबल में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है बुक्स, कैन वी काउंट बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, यस राइट, अ बुक, मैनी बुक्स, ऐसे करके तो काउंटेबल है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो लिटिल के ऑप्शन है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो नाउ वी हैव रिजेक्टेड 2 ऑप्शंस,
अब दो ऑप्शन के लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि फ्यू हो या लिटिल हो, इनका यूज कैसे होता है, फ्यू या लिटिल का यूज कैसे होता है। फ्यू या लिटिल का मतलब होता है नो, ठीक है। अ फ्यू और अ लिटिल, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है सम। आई हैव सम बुक्स, तो मैं इसकी जगह क्या कह सकती हूँ, आई हैव अ फ्यू बुक्स, आई हैव सम मनी, आई हैव अ लिटिल मनी, सम के सेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे तो फ्यू है, यहाँ पे द फ्यू है, तो द फ्यू आ जाए या द लिटिल आ जाए तो इनका सेंस क्या होता है, इनका सेंस होता है द फ्यू और द लिटिल का स्पेसिफिक। द कब लगता है, जब वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। पहले हमने बोला कि एक कौवा था, कौवा बहुत प्यासा था, वही कौवा, यानी नाउन जब डेफिनेट बन जाता है तो हम उसके साथ द का यूज करते हैं। सिमिलरली द फ्यू, आई हैड द फ्यू मनी, सॉरी आई हैड द फ्यू एग्स दैट आई गेव टू द नीडी पर्सन। मेरे पास कुछ एग्स थे जो मैंने नीडी पर्सन को दे दिए। कौन से एग्स, जो मैंने नीडी पर्सन को दे दिए। तो वहां पे नाउन कैसा था, डेफिनेट। डेफिनेट के साथ हमेशा द का यूज होता है, चाहे वो काउंटेबल हो, काउंटेबल होगा तो फ्यू का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बुक्स है। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देयर आर डैश बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी। आपके स्कूल लाइब्रेरी में डैश बुक्स थी कंप्यूटर साइंस की, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि वहां पे डैश बुक है इसलिए आपको मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी। मार्केट से परचेस क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे बुक्स हैं या नहीं है, बताइए। होती तो नहीं लानी पड़ती, नहीं है तो लानी पड़ेगी। तो जब नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, अ फ्यू का नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है सम। द फ्यू का नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है कोई स्पेसिफिक। कोई स्पेसिफिक नहीं आया तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देयर आर नो बुक्स। देखो नो रख के देखो, जहां पे भी डाउट हो नो रख के देखो। देयर आर नो बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर लाइब्रेरी सो यू नीड टू परचेस देम, इसलिए तुमको परचेस करनी पड़ेगी। तो जहां पे नो सही हो रहा है वहां पे हम लोग फ्यू या लिटिल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग फ्यू का यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने ग्रामर क्लास में, कंसेप्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। लिंक इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके डिटेल एनालिसिस के लिए मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन, देखिए 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो चारों कब आएंगे, जब हमारा ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर हो, हमारे फ्रेजल वर्ब क्लियर हो, हमारा ये पूरा सेंटेंस का एनालिसिस क्लियर हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे ऐसे वीडियोस हैं जहां पे आप पोस्टमार्टम, हर वर्ड का पोस्टमार्टम, इंग्लिश के हर वर्ड का पोस्टमार्टम मिलेगा, तो वो सेशन देखिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसके अलावा इंग्लिश का पोस्टमार्टम सेशन, इस नाम से पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंडिया स्टडीज के प्लेटफॉर्म पे। चेक इट और एक बार गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए उन वीडियोस को। कोई डाउट हो तो मेरा जो टेलीग्राम पेज है इंग्लिश विद सोनी मैम, वहां पे भी आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का क्या करना है, सिमिलर वर्ड। अब हम आ गए हैं वो कैप सेक्शन पे, है ना, ग्रामर पूरा हो गया, अब वो कैप सेक्शन आ गया। वो कैप सेक्शन वो सेक्शन है जो हमारा पूरा, क्योंकि पता नहीं कौन सा वर्ड वहां पे आएगा, तो इसके लिए हमें डिटेल स्टडी करना जरूरी है। और अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी कुछ फ्यू वर्ड्स ही है जो लेके घूमता है, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है एसएससी में, तो इनको हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वोकैब बोनांजा जो हमारा सेशन है मॉर्निंग में, जो सुबह 7 बजे आता है, इस वोकैब बोनांजा वाले सेशन में, सुबह 7 बजे वाले सेशन में हम पूरे 5 ईयर्स के वोकैब आप लोगों को करवा रहे हैं, ताकि एसएससी में कोई भी वर्ड ऐसा ना हो जो आपको ना हो। 5 ईयर्स के वर्ड, उनके आसपास के वर्ड, सब कुछ करवा रहे हैं, ताकि आप जब एग्जाम में आए सामने आपके क्वेश्चन, तो आप उसको बिल्कुल ऐसे ना देखें कि नया है, चाहे कितने भी वर्ड्स हो आप उसे आराम से कर पाए, राइट। यहाँ देखिए एट्रोसिटी वर्ड है, एट्रोसिटी का हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो सबसे पहले तो एट्रोसिटी पता होना चाहिए। एट्रोसिटी होता है क्रूएल्टी, और क्रूएल्टी क्या होता है, क्रूरता, किसी पे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से बिहेव करना, मारना पीटना, या किसी भी तरीके से परेशान करना, क्रूअल व्यवहार करना, क्रूर दिखना उसके सामने, है ना। डिफिकल्टी होता है यानी कि समथिंग दैट इज कठिन, जो कि डिफिकल्ट हो। शाय यानी जिसको शर्म आती है, उसे शर्मीला को शाय कहते हैं इन इंग्लिश। ग्लूमी होता है यानी कि सैड। और हमें बारबैरिटी मिल गया है। बारबैरिटी यानी क्या होता है, क्रूएलिटी होता है। तो क्रूएलिटी, क्रूरता, बारबैरिटी, एट्रोसिटी, स्पेशली इन वॉर, एकदम सर को धड़ से अलग कर दिया, तो दैट इज क्रूएलिटी, दैट नीड्स वेरी बैड हार्ट। वो सब करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा
एक अंदर से एक फील आना चाहिए वो सब करने के लिए, तो वो सब क्या होगा, क्रुअलिटी आपके पार्ट होना चाहिए आपके लाइफ का। तो अट्रॉसिटी, क्रुअलिटी, बारबैरिटी बिल्कुल सेम है, तो हमें ढूंढना था सिमिलर वर्ड, तो हमने ढूंढ लिया है बारबैरिटी को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट है। प्रोक्रेस्टिनेट का क्या करना है, सिनोनिम। प्रोक्रेस्टिनेशन अगर इसमें शन लग जाता है तो डिले करना। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी क्या होता है, डिले, जबरदस्ती का, या तो लेजी हैं आप बहुत ज्यादा, या प्रोक्रेस्टिनेट बिहेवियर होता है, प्रोक्रेस्टिनेटेड बिहेवियर यानी डिले करने की जो आपकी आदत पड़ जाती है वो, है ना। डाइवर्ट, टॉपिक से घुमाना। डिसीव, धोखा देना। डीवेस्ट करना यानी यहां से लेके उधर शिफ्ट कर देना, और डिले करना यानी देर करना। तो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट है, एटीई आया, आपको पता है, मैंने क्लास में बताया। एटी क्या, एटीई क्या है, सफिक्स है। किसका सफिक्स है, वर्ब के लिए सफिक्स है, वर्ब का सफिक्स है। अगर एटीई किसी के पास लगा हुआ है, जैसे पैशनेट, ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब्स होते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेट वर्ब है, इसका मतलब है देर करना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिले यानी कि देर करना, राइट। तो दिस इज द आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने का टाइम हो गया है। तो गाइस वी हैव डन 6 क्वेश्चंस, नाउ इट इज टाइम टू डू 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में वी हैव द वर्ड रकस। रकस का हमें ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। तो रकस क्या होता है, रकस एक ऐसा साउंड होता है that do not, you know, that doesn't sound pleasing to your ears, जो आपके कान को pleasing नहीं लगता है, जो बहुत अजीब सी वॉइस है, जो हमें चुभ रही है कानों में, ठीक है। तो जैसे कर्कश, हिंदी में इसका एकदम एग्जैक्ट वर्ड होता है कर्कश सी आवाज़, जो हमेशा कान में चुभती है। आप जैसे अपने रूम में कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं और अचानक कोई अपने मशीन को आगे पीछे कर रहा है, कोई टेबल शिफ्ट कर रहा है, कोई अलमीरा को इधर से उधर ले जाए, तो कॉन्टिन्यूस जो आवाज़ होती है वो हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड रकस। तो रकस साउंड जो कि अनप्लेजेंट होता है, अनप्लेजेंट होता है, बैड होता है, ठीक है, वो साउंड। अब यहाँ पे है सबसे पहले ऑप्शन डलसेट। डलसेट क्या होता है, जैसे कोई आप बहुत ज़्यादा डीपली खो जाते हैं, जो आप एक बहुत प्यारी सी धुन सुनते हो, मेलोडियस सुनते हो, तो दैट इज स्वीट साउंडिंग। स्वीट साउंड हो सकता है, मेलोडियस साउंड हो सकता है, प्लेजेंट साउंड, जो आपको अच्छा लगता है दैट इज डलसेट। जो अच्छा नहीं लगता है वो रकस, जो अच्छा नहीं लगता है वो हॉर्स, जो अच्छा नहीं लगता है वो होता है जेरिंग, जो अच्छा नहीं लगता है वो होता है टॉरेंट। सब इसी के सिनोनिम में यहाँ पर रकस के, हॉर्स भी, जेरिंग भी, टॉरेंट भी, मतलब समथिंग, द साउंड दैट यू डू नॉट लाइक, द साउंड दैट इज अनप्लेजेंट, द साउंड दैट हर्ट्स यू, द साउंड दैट डिस्टर्ब्स यू, ये सब क्या होते हैं, रकस साउंड होते हैं। और यहाँ पे हमें ऑपोजिट बनाना था जो कि है डलसेट, राइट। तो डन विद दिस क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है, प्री डायलेक्शन है, डायलेक्ट से बना हुआ। देखो डायलेक्ट क्या होता है, डायलेक्ट यानी लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, और डायलेक्ट यानी लैंग्वेज होता है, पुराना जो आर्काइक लैंग्वेज है वहाँ पे डायलेक्ट को लैंग्वेज भी बोला जाता है। और डायलेक्ट के मतलब होता है किसी की तरफ आपका झुकाव, किसी की तरफ आपका लाइकिंग, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हो। लाइक 10 लोगों की टीम में कोई एक ऐसा होता है जो आपको बहुत पसंद होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप उससे थोड़ा सा इंक्लिनेट हो जाते हो, उसकी तरफ झुक जाते हो, आपका डायलेक्शन उसकी तरफ हो जाता है, प्री डायलेक्शन होता है। तो दैट इज झुकाव, लाइकिंग, है ना, लैंग्वेज तो पुराना वर्ड है, झुकाव, लाइकिंग, किसी को विशेष आपका किसी पे विशेष थोड़ा सा लाइकिंग होना, तो दैट इज इंक्लिनेशन, झुकाव हो गया। एंड्योरिंग क्या होता है, टाइम के लिए होता है ये, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो चीज ज्यादा समय तक चलती है, दैट इज एंड्योरिंग, लॉन्ग टाइम, ठीक है। एनमाइटी, एनमाइटी यानी जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, यू हेट समबडी सो मच, दैट इज एनमाइटी। डोमिसाइल है, डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं टू मेक श्योर दैट यू लिव दैट प्लेस, है ना, दैट यू लिव दैट प्लेस। तो डोमिसाइल वो जगह जहां आप रहते हैं, दैट यू लिव अ प्लेस, तो जो जगह जहाँ पे आप रहते हैं दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका प्रूफ देता है। तो एंड्योरिंग क्या हो गया, लॉन्ग टाइम, एनमाइटी यानी दुश्मनी, प्रीडिलेक्शन यानी लाइकिंग, तो लाइक करना और एनमाइटी रखना दोनों ऑपोजिट है, और हमें क्या ढूंढना है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे हमारा सर्च जो है इसके आंसर का वो खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आंसर करते रहिएगा, ताकि यू कैन जज कि आप कितना अच्छा अपने आप को कर पा रहे हैं, या कहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, इसी के साथ 9th पे चल रहे हैं। अ वाइल्ड गूस चेज वेरी कॉमन ईडियम है, बहुत कॉमन ईडियम है। क्या मतलब होता है, जैसे कि आप यहाँ हैं, आप इंडिया में हैं और आप ढूंढ रहे हैं स्टार, मान लो आप वर्ल्ड में, यूनिवर्स में हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक स्टार जो कहाँ मिलेगा, ऊपर, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वाइल्ड गूस चेज यानी कि
समथिंग, डूइंग समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल इम्पॉसिबल, उसी के लिए काम करते रहना। यूजलेस सर्च, हाँ बिल्कुल सही, जिसका कोई रिजल्ट नहीं, आप करे जा रहे हो, तो यूजलेस सर्च दैट इज वाइल्ड गूज चेज, नो फ्रूटफुल, नो टाइमली, नो रॉन्ग, ठीक है, यूजलेस सर्च। नेक्स्ट इज अ मूट पॉइंट। मूट पॉइंट क्या होता है? मूट पॉइंट, मूड मार्क, ये सब होते हैं समथिंग जहां पे आपका क्या हो, डिसएग्रीमेंट हो, जहां पे आप अग्री नहीं करते, जहां पे आप बात से सहमत नहीं हो, जहां आप अपना पक्ष नहीं रखना चाहते, आपकी लड़ाई होती है, तो दैट इज मूट पॉइंट, दैट इज डिस्प्यूटेड। डिसएग्रीमेंट यानी डिस्प्यूटेड, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। 10 हो गया। 11 पे आते हैं। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट। देखो यहाँ पे दो एज है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए सेंटेंस को, यहाँ पे हालांकि हमें इंप्रूवमेंट करना है, हाँ इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन इंप्रूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर का पार्ट होता है। 8 क्वेश्चन आते हैं इंप्रूवमेंट के, 4 हमने स्टार्टिंग में कर लिए, 2 कॉमन एरर, 2 फिलअप्स और 2 यहाँ पे ये है इंप्रूवमेंट वाले, और 2 आएंगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे करके 8 क्वेश्चंस आते हैं। एक एज यहाँ पर है, एक एज यहाँ पर है, ये वाला एज जो है ना ये है कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन जब होता है एज, तो इसका सेंस होता है बिकॉज, क्योंकि, क्या सेंस होता है? बिकॉज या क्योंकि, ठीक है। जब एज कंजंक्शन होता है तो उसका सेंस होता है बिकॉज या क्योंकि। जब एज प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है? अगर ये प्रेपोजिशन है तो अपने साथ क्या ले लेगा? नाउन ले लेगा। लेकिन अगर ये कंजंक्शन है तो अपने साथ क्या लेगा? पूरा सेंटेंस। क्या लेगा? सेंटेंस लेगा, क्योंकि कंजंक्शन क्या होते हैं? जो अपने साथ पूरा सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस लेते हैं ना, सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, सब कुछ चाहिए कंजंक्शन को, क्योंकि उसको पूरा सेंटेंस लेने की आदत है, वो पूरा लेता है और ये सिर्फ एक वर्ड लेता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या लेता है? नाउन। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल है और ये क्या है? नाउन। ये इसके लिए आया, ये इसके लिए आया, राइट। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें देखना है अगर ये प्रेपोजिशन रहता है तो इसका सेंस क्या होता है। जब एज प्रेपोजिशन रहता है तो इसका सेंस होता है की तरह, ठीक है, की तरह, यानी कि प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये सेंस क्या देगा हिंदी में? की तरह। सीम्स टू बी लाइक समबडी, सीम्स टू बी लाइक, किसी की तरह दिखना या होना या रखना, है ना, किसी की तरह रख लेना, किसी की तरह दिखना। जैसे कि ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, मुझे ट्रीट करो कैसा? अपने फ्रेंड जैसा। प्लीज ट्रीट मी एज योर फ्रेंड। तो एज क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? नाउन। योर क्या है? एडजेक्टिव, नाउन के लिए आता है पजेसिव एडजेक्टिव, ये तो हम शुरू से अभी तक पढ़ चुके हैं 3-4 बार आज ही के चैप्टर में। तो ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, यहाँ पे एज क्या है? प्रेपोजिशन है, क्योंकि अपने साथ नाउन ले रहा है। मुझे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, यानी कि मैं फ्रेंड हूं नहीं, पर आप मुझे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो सीम्स टू बी लाइक समबडी, ठीक है, किसी की तरह दिखना या किसी की तरह होना या किसी की तरह रखना, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस पे। द चेयरपर्सन, सॉरी चेयरमैन, चेयरमैन ने क्या करा? अपॉइंट करा, किसको? उसको, उसको अपॉइंट करा एज आ सेक्रेटरी, उसको अपॉइंट करा किसकी तरह? सेक्रेटरी की तरह। अगर हम लोग एज लगा के रख रहे हैं तो इसका सेंस क्या दे रहा है? उसने उसको अपॉइंट करा एज अ सेक्रेटरी। अब बताओ, सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट करा या सेक्रेटरी अपॉइंट करा? आज अगर टीचर ने आपको मॉनिटर बना दिया तो आप मॉनिटर बनते हैं या मॉनिटर की तरह बनते हैं? की तरह बन रहे हैं यानी कि किसी और की जगह ले रहे हैं, और की तरह नहीं बन रहे, मॉनिटर ही बन रहे, तो एक्चुअली में आप अपनी जगह ले रहे हैं, आपकी जगह आप चेंज हो गए, अब आपका प्रमोशन हो गया, आप क्लास में मॉनिटर बन गए हैं। तो एज अ मॉनिटर नहीं आएगा, क्या आएगा? मॉनिटर। आ मॉनिटर, एज लगते ही आप किसी की तरह बन जाते हैं, तो यहाँ पे जो गलती है वो क्या है? एज हट जाएगा। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर अ सेक्रेटरी, या फिर एज सेक्रेटरी, या फिर सेक्रेटरी, तो उसको अपॉइंट कर दिया क्या? सेक्रेटरी, नॉट अ सेक्रेटरी। बहुत एक ही है तो ऑब्वियसली अ होगा, तो ये काउंटेबल नहीं आएगा यहाँ पे सेक्रेटरी। शी, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट, क्योंकि वो एफिशिएंट है, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे, नेक्स्ट पे। आई विश, सबसे पहले आ रहा है आई विश। आई विश को हिंदी में सिर्फ ये बोलते हैं काश, सिर्फ ये ध्यान रख लो, काश। अब काश आते ही क्या हो गया?
काश कि आज धूप होती, काश गर्मी होती, काश बारिश हो रही होती। तो यानी कि ये क्या है, अनरियल है। अनरियल यानी क्या है, अवास्तविक। कैसा हो गया, अवास्तविक सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, जो रियल नहीं है, जो रियल नहीं है, रियल नहीं है यानी कि अवास्तविक, अवास्तविक यानी कि अनरियल। काश, काश मेरे भी बहुत सारे दोस्त होते, काश मैं भी ना इस समय अपने रजाई में बैठी होती, ठीक है, जैसे आप बैठे हैं अभी, पर ये सब मेरे लिए क्या है, अवास्तविक सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन। आई विश। तो जब भी अनरियल सिचुएशन आता है ना, तो बी का सब्जंक्टिव मूड यूज होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा टर्म है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है अपने ग्रामर की क्लास में। बी का सब्जंक्टिव मूड होता है यूज। बी क्या होता है, प्रेजेंट में होता है इज, एम, आर, या फिर बी खुद भी प्रेजेंट का ही पार्ट है, और पास्ट में होता है वॉज या वर, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मूड में बोल रही हूँ, यानी कि प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, यानी खुद बी आएगा, प्रेजेंट में खुद बी आएगा अगर सब्जेक्टिव मूड हो, और पास्ट में हमेशा आएगा वर, क्योंकि मेन पार्ट ये है, मेन पार्ट ये है। वर्ब्स क्या है, इज एम आर के साथ, ही या शी के साथ आता है, लेकिन मेन वर्ब कौन है, वर है पास्ट का, ठीक है। तो बी का सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, जहां पे अनरियल सिचुएशन आती है, पास्ट के अनरियल सिचुएशन। मैं चाहती हूं कि सभी पढ़ें, आई डिजायर दैट एवरीवन बी लर्नेड, ठीक है, हर कोई पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। तो बी आएगा, आई विश एवरीबडी वर लर्नेड, हर कोई लर्नेड होता, पढ़ा लिखा होता, तो एवरीबडी वर। अब एवरीबडी तो सिंगुलर है, पर वर क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्टिव मूड है, अनरियल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, तो पास्ट में वर का यूज करेंगे, प्रेजेंट में बी का यूज करेंगे। ये मैंने अपने वर्ब की क्लास में पढ़ाया है, क्लास नंबर 2 में बताया है, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है लिंक, राइट। आइए, तो यहाँ पर आई विश, काश, अब समझ में आ गया। पास्ट है, आई है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें क्या लगाना है, वर लगाना है, बहुत सिंपल, वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं पूरा, तो सिर्फ वर लगा देंगे। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, और ये भी गलत है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वैसे मैंने आप लोगों को कंसेप्ट सारा क्लियर करने का कोशिश करा है, पर अगर कोई ऐसा डाउट है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो यू कैन कम टू माय टेलीग्राम पेज, दैट इज इंग्लिश विद सोनी मैम। आप उस पर आ सकते हैं, मुझसे वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे, आप भी आ सकते हैं वहां पे। वन वर्ड आ गया है, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, सर्विस से जिसको रिस्पेक्टफुली डिस्चार्ज कर दिया गया हो, या फिर क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है मर्सिनरी है, सबसे पहले मर्सिनरी, वो सोल्जर्स जो पैसों के लिए काम करते हैं उनको भी मर्सिनरी कहा जाता है। कोई भी पर्सन जिसका मेन एम केवल मनी होता है, ही इज कॉल्ड मर्सिनरी। बेलिजरेंट है, बेलिजरेंट होता है वो कंट्री जो वॉर कर रही हो, जो फाइट करने वाली हो, ठीक है। एमेरिटस इसका आंसर है, देखिए एमेरिटस इसका आंसर है। तो एमेरिटस कौन होता है, जिसको सर्विस से ऑनररी रिस्पेक्टफुल रिचार्ज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया हो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड ट्रॉन्ट, है ना, ट्रॉन्ट रह गया है। ट्रॉन्ट क्या होता है, अ चाइल्ड, उस बच्चे को ट्रॉन्ट कहा जाता है हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जो बिना परमिशन के, बिना इंफॉर्मेशन के स्कूल से एब्सेंट रहता है, उसको ट्रॉन्ट कहा जाता है, ठीक है, विदाउट परमिशन। एमेरिटस है, एमेरिटस कौन होते हैं, वन हु इज ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, या वन हु कैरीज हिज टाइटल। जैसे प्रोफेसर्स होते हैं ना, डिस्चार्ज होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना प्रोफेसर सरनेम अपने साथ रखते हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स का सरनेम अपने साथ रहता है, तो दैट इज एमेरिटस, जो अपना सरनेम, जो अपना टाइटल अपने साथ रखते हैं, रिस्पेक्टफुली जो रिटायर हो जाते हैं। दोनों केसेस में एमेरिटस इसका आंसर होगा। वन वर्ड एक कर लिया है, दूसरे पे चल रहे हैं। परसेप्शन, परसेप्शन यानी होता है व्यू, थॉट, विचार, एक ऐसा विचार विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसकी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी ना हो, जिसके पीछे कोई सच ना हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भ्रम। क्या कहते हैं, जिसके पीछे रियलिटी नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ शक है, तो दैट इज हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ भ्रम। पर इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है एक ऐसी चीज जो बहुत दूर दूर से आपको नजर आ रही है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, दैट इज इल्यूजन। पर हेलुसिनेशन जो सिर्फ भ्रम पे आधारित है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म पता, ऑप्टिमिस्टिक वो पर्सन होता है जो गॉड को मानता है, और अगर गॉड को मानने का जो प्रोसेस है, दैट इज ऑप्टिमिज्म। साइनिज्म, साइनिक से बना हुआ है, किसी एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कस करना, या थोड़ा सा सनकी वाला जो अगर आपके अंदर टिंट है, तो दैट इज साइनिज्म।
ओके तो यहाँ पे क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा, बिना कि रियलिटी के किसी, जिस बात के पीछे कोई रियलिटी नहीं हो उस बात पे अगर आप विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो दैट इज हेलुसिनेशन। इसी के साथ 15 पे चलते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड। एंग्जाइटी यानी चिंता, बिलीव यानी विश्वास, हाइट यानी हाइट होता है, और पायटी यानी होता है बीइंग पायस। बीइंग पायस यानी कि पवित्र होना या पवित्र चीजों के बारे में बात करना या पवित्रता की तरफ बढ़ना, पायटी। तो पायटी देख लो, पी आई से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पी ई दे दिया है, केवल पी आई ई टी वाई लिख देंगे तो सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, ये आई ई वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं स्पेलिंग्स, बहुत ज्यादा। तो जितने भी आई ई वाले स्पेलिंग्स है ना, इनको बहुत प्रैक्टिस करना है। जैसे कि रिलीव है, ठीक है, रिलीव, पता नहीं ये सही है कि नहीं, जैसे रिसीव है, ठीक है, हमें ये आदत होती है कि रिसीव ऐसे लिख देंगे आई ई, लेकिन रिसीव है ये गलत है, आर ई सी ई होता है रिसीव। रिसेप्शन से कनेक्ट कर दो, रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से कुछ छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो इन पे काम करते हैं। तो हमें आई ई वाले वर्ड्स को, क्योंकि सारे एग्जाम्स में आप सी एच एस एल ले लो, सी जी एल ले लो, सब में आई ई वाले वर्ड्स है जो दे दिए गए, इनमें भी देख लो सारे आई ई वाले वर्ड्स है जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। ये 2 आई ई 2 ई आई, अब हो जाएगा ना कंफ्यूजन, तो इसीलिए ये दिया गया, पायटी इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 फिर से, इनकरेक्टली स्पेल्ड, एडमिटेड, बेनिफिटेड, मैरिड और ऑफर्ड। डबल एफ, डबल आर, डबल टी ऐसा लग रहा है। एडमिटेड में डबल टी आता है, बेनिफिटेड में भी डबल टी आता है, इसमें डबल आर, इसमें डबल ऑफ। देखो बेनिफिटेड है ना, इसकी 2 स्पेलिंग्स होती है। अमेरिकन और ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे ये भी चलता है और ये भी चलता है, सिंगल टी और डबल टी दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन एडमिटेड को अगर आप सिंगल टी में लिखेंगे तो ये गलत है, इसलिए एडमिटेड इसका राइट आंसर है, बेनिफिटेड नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें बेनिफिटेड लगाया था, पर बेनिफिटेड गलत है। अब आ गए हैं पैराजम्बल्ड वाले क्वेश्चन पे। पैराजम्बल्ड में देखना है, देखो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो चीज रेफर्ड है उसको हमें नहीं लेना है। देखो लास्ट में ग्रांटेड ऑल्सो, ये ग्रांट भी किया गया, क्या ग्रांट किया गया अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, एस से स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन में भी नहीं है। A blanket ban on defection will weaken rather than strengthen democracy in whose name it is being sought to be imposed। इस लाइन में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया है जो कि ऐसा हो कि रेफर्ड हो, इसलिए आर से स्टार्ट हो सकता है, और आर के 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, है ना। Yet for all its flaws the current law recognizes and respect one fundamental principle, the right to dissent, granted। देखो ग्रांटेड ऑल्सो और यहाँ पे ग्रांटेड, यानी पी और एस का पेयर भी बनेगा, आर से स्टार्ट होगा और पी और एस का पेयर बनेगा। Yet for all its flaws the current law recognizes and respect one fundamental principle, the right to distance। तो देखो आर का पेयर, आर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन पी एस का पेयर नहीं बन रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है और पी एस का पेयर बन रहा है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 देखते हैं, इसको कुछ नहीं की जरूरत है। ये देखो, ये एज डिफिकल्ट एज इट मे बी, उतना डिफिकल्ट जितना ये हो सकता है। कौन, ये हमें नहीं पता, यानी रेफर्ड है, पी से स्टार्ट नहीं होगा, दिया ही नहीं है। दिस विल, क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, दिया ही नहीं है, 2 एस से 2 आर से स्टार्ट हो रहे हैं। वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें पहचानने की जरूरत है, आर रिएक्शन टू द अदर पर्सन एज अ मिरर ऑफ समथिंग इन आवरसेल्फ। दूसरे पर्सन का जो रिजल्ट रिएक्शन है उसको हमें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। कैसे, एज आ के रूप में, अ मिरर ऑफ समथिंग इन आवरसेल्फ, हमारे ही अंदर किसी चीज का जो रूप है उसकी तरह पहचानने की जरूरत है। वट एवर द इशू माइट बी, जो भी इशू है, वंस यू हैव डिस्कवर्ड देम यू कैन वर्क ऑन फॉरगिविंग योरसेल्फ। अगर आपने एक बार उसको डिस्कवर कर लिया तो आप अपने आप को माफ करने के रास्ते पे चल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किससे होगा, आर से स्टार्ट होगा, एस से नहीं होगा, ये हमने देख लिया। अब आर से स्टार्ट होगा, वी नीड टू रिकॉग्नाइज। आगे देखिए, दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज योर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, वही अदर पर्सन, ठीक है, द अदर पर्सन, एंड यू विल फील मच बेटर, ठीक है। यहां लिखा हुआ है एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकॉग्नाइज व्हाट इट इज इनसाइड अस। यहाँ पे आगे रिकॉग्नाइज की बात, तो रिकॉग्नाइज की बात कहाँ हुई थी, वी नीड टू रिकॉग्नाइज यहाँ पे हुई थी आर के बाद, तो आर के बाद क्यू भी दिया हुआ है और आर के बाद पी भी दिया हुआ है। अब हमें देखना है पेयर बनाना है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा तो पेयर बना के देख लेते हैं। देखो, एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकॉग्नाइज व्हाट इट इज इनसाइड अस दैट इज मेकिंग अस
रिस्पॉन्ड विद नेगेटिविटी, दैट इज द पाथ टुवर्ड फॉरगिवनेस। ठीक है, अब यहाँ पे आया है फॉरगिवनेस। जैसे ही आपको इशू पता चल जाएगा, जैसे ही आपने इसको डिस्कवर कर लिया, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट इज इनसाइड अस, लिखा हुआ है, पहचानना पड़ेगा अपने अंदर से। और जैसे ही आपने पहचान लिया, यहाँ पे बोला कि जैसे ही आपने पहचान लिया तो P और S का पेयर बनेगा, और P और S का पेयर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। बस अब आता है Q पॉइंट। Q पॉइंट कहाँ पे आएगा? दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज योर रिलेशनशिप विद द अदर, और ये आपके बिहेवियर को अदर से चेंज कर देगा। क्या? जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और आप जब रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो आपने उसको डिस्कवर कर लिया, तो आप उसको क्या कर देंगे? फॉरगिव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? Q जो है वो बाद में आएगा, यानी RPSQ इसका पेयर बनेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, नॉट लाइक अदर्स, दूसरों के जैसा नहीं था कि आपने ट्रिक किया और यहाँ पे पूरा सीक्वेंस है। और क्योंकि लैंग्वेज भी टफ है तो कई बार ऐसे पैराजम्बल आ जाते हैं जहाँ पे हमें पूरा पढ़ना, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। बट इट कैन ऑल्सो बी डन विद द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस से ये भी कर सकते हैं। अभी पहले छोटे वाले कर लीजिए, फिर आप थोड़ा सा जब आपको हो जाएगा तो आप सीक्वेंस वाले भी जरूर करिएगा, क्योंकि वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एग्जामिनर और एग्जाम। तो हमें हमारी तैयारी पूरी करनी है, राइट। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 आ गया है, एक्टिव या पैसिव। आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर बोस को हॉस्पिटल ले जाने के बाद he dropped him at his guest house, उसको फिर वो गेस्ट हाउस पे ले गया। ठीक है, तो अब आफ्टर ड्राइविंग है, देखो ING है, ING को बीइंग करना है हमें। डॉक्टर बोस को हॉस्पिटल ले गया है ही, ठीक है, तो ही वॉज, डॉक्टर बोस वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, यही हो गया ना। तो बीइंग ड्रिवन होना चाहिए डॉक्टर बोस, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस हो रहा है तो पास्ट मतलब वॉज बीइंग ड्रिवन होना चाहिए। यहाँ पे बीइंग ड्रिवन आ रहा है पर वॉज नहीं आ रहा है। ही हैड ड्रिवन, टेंस चेंज कर दिया। ही वॉज ड्राइविंग, चेंज कर दिया, मतलब ING हटाया ही नहीं है। यहाँ पे वॉज भी है, बीइंग भी है, ड्रिवन भी है, बस इसको आंसर लगा देंगे। डॉक्टर बोस वॉज बीइंग ड्रिवन टू द हॉस्पिटल फर्स्ट एंड देन ही वॉज बीइंग ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट हाउस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, लेट है। जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लेट आता है, लेट से स्टार्ट होता है, तो लेट से स्टार्ट होता है तो हमें 3 चीजें याद रखनी है। जब भी यहाँ पे लेट होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमेशा सजेस्टेड होगा, पहली चीज। ठीक है, सजेस्टेड हमेशा अपने साथ टू लेता है, हमेशा टू आएगा। तीसरी चीज यहाँ पे दैट आए, ये तो दैट आएगा, कनेक्टिविटी के लिए दैट आता है। ये तीसरी चीज नहीं थी, तीसरी चीज ये थी जो अब फोर्थ बन गई। ये 4 चीजें याद रखनी है। लेट हमेशा सजेस्टेड में आता है, सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आता है, कनेक्टिविटी के लिए डैट यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा मॉडल शुड का यूज होना चाहिए। रट लेना इस चीज को, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सजेस्टेड ढूंढना है, सजेस्टेड का साथ टू ढूंढना है, दैट ढूंढना, और यहाँ मॉडल के रूप में शुड का यूज ढूंढना है, राइट। 20 हो गया। इसी के साथ चलते हैं 21 पे। अब आ गए हैं पैसेज पे। लिटरेचर इज अ डैश, लिटरेचर डैश है, क्या है? बेस है, बेस है यानी कि आधार है, सोर्स है यानी कि आधार है, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि विषय है, और मीडियम यानी कि माध्यम है, मतलब सोर्स है, एक तरीके का माध्यम है। थ्रू विच अ पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज, जिससे कि पर्सन क्या करता है? अपने आइडियाज को कन्वे करता है। तो एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा बेस है, ठीक है। ये हमें देखना है कि मीडियम थ्रू आएगा या सोर्स थ्रू आएगा या बेस थ्रू आएगा, ठीक है। टुवर्ड्स और प्रोटेस्ट डैश डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, जिसके थ्रू वो सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म्स को या डिफरेंट नॉर्म्स को वो प्रेजेंट कर सकता है, उसका साथ भी दे सकता है और उसके बिना भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मीडियम आएगा। एक ऐसा माध्यम है, ठीक है, बेस या आधार नहीं है, क्या है? माध्यम है। कि माध्यम यानी क्या होता है? एक टूल, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बातों को सामने ला सकते हैं। आधार नहीं है कि इसी के बेस पे ला सकते हैं। ये दोनों क्या कह रहे हैं? आधार है, किसी के आधार पे हम लोग कर सकते हैं। नो, सोर्स नहीं है। सोर्स माने क्या? जिसमें से हम चीजें निकाल सकते हैं, पर माध्यम है जिसके थ्रू हम अपना बात बोल सकते हैं। तो मीडियम होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 2 के ऑप्शन देख लेते हैं। अगेंस्ट, इन, फॉर और ऑफ। तो प्रोटेस्ट हमेशा अगेंस्ट लेता है, तो हम अगेंस्ट को सही कर देंगे, लेकिन अगेंस्ट को सही करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आगे देखो डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, प्रोटेस्ट फॉर,
क्योंकि टुवर्ड्स भी लिखा हुआ है ना, टुवर्ड्स और प्रोटेस्ट फॉर डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म्स के लिए या तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगेंस्ट जा सकते हैं, या फिर उसके साथ भी जा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी, इसलिए फॉर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड्स दैट डील विद, देखो डील विद है, डील विद यानी अभी शुरुआत में आया था डील एंड डील विद, यहाँ पे डील विद यानी हैंडल करना, जो डील करते हैं किसको, आ आया है, देखो आ आया तो इनसेंसिटिव और इकोनॉमिकल को काट दो, ये हिंट है, दो कट गए, अब दो बचे, अ ब्रॉड इशू या अ मॉरल इशू, ब्रॉड इशू या मॉरल इशू है ना, तो ब्रॉड इशू लेंगे, क्यों लेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे लिखा हुआ है इसके बारे में ना, जो डील करते हैं ब्रॉड इशू आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, मतलब जो बहुत बड़े टॉपिक पे डील करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, दे आर डैश विद, वो क्या होते हैं, डैश विद होते हैं, फाउंडेड तो आएगा ही नहीं, फाउंडेड यानी तो आविष्कार करना होता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, बिल्डिंग इज फाउंडेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड, दे आर ब्रॉट विद अ पर्टिकुलर पर्सन, ये हो सकता है, पर लिटरेचर में तो लिखा जाता है ना, तो दे आर रिटन विद अ पर्टिकुलर पर्पस इन ऑल, उन्हें लिखा जाता है इन ऑल अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड हो गया तो ब्रॉड सबके लिए आ गया, तो रिटन विद अ पर्टिकुलर पर्पस इन ऑल, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस से उनको लिखा जाता है, क्योंकि वो पूरे ब्रॉड माइंडेड, पूरे ब्रॉड पीपल के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि उसको लिखा जा रहा है, तो वो डील करते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें लिखा हुआ है डील विद अ ब्रॉड इशू से डिस्कस करते हैं, तो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है उनका, क्यों है, क्योंकि वो सारे लोगों के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लिटरेचर की, जहाँ पे राइटिंग का इशू है, तो यहाँ हमने पूरा कर लिया है इसको, पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है, 25 क्वेश्चन वी हैव ट्राइड कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें, ग्रामर पार्ट स्पेशली हमने बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को देखा है, और वोकैब ऑल्सो, तो अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो यू कैन टॉक टू मी ऑन माई पेज, द पेज इज on Telegram, it is English with Soni ma'am. ठीक है, इसको जाने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है t.me वाला, सोनी इंग्लिश, ये लिंक है, इस लिंक पे भी आप अगर जाएंगे तो ये लिंक आपको लैंड करवाएगा बिल्कुल सेम पेज पे, ठीक है, तो आप चाहे तो पेज पे आ सकते हैं या लिंक के थ्रू आ सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगा, ओके फाइन। तो सी वी हैव डन द पेपर, पढ़ते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज करिएगा, मिलेंगे कल के सेशन में, थैंक यू वेरी मच।